हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई पाठशाला में। दोस्तों, हम पढ़ाई पाठशाला के YouTube चैनल पर प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। अब तक 5 प्रैक्टिस पेपर हम लोगों ने सॉल्व करा दिया है। जो साथी अब तक ये 5 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, वह सभी जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथियों, जो साथी हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देने वाले हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखते ही हुए यह प्रैक्टिस सेट मैं तैयार कर रहा हूं। विश्वास मानिए कि एक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं साथियों। चारों विकल्पों के बारे में मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं। एक प्रश्न के सहारे मैं 4 प्रश्न बनाते हुए और लगभग मैं 80 प्रश्न इस प्रैक्टिस पेपर में सॉल्व कराऊंगा। तो 80 प्रश्न के सहारे कम से कम 300 से 400 प्रश्नों पर मैं बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं। यह केवल सामान्य प्रैक्टिस पेपर मैं नहीं करा रहा हूं कि क्वेश्चन बता दिया फिर उत्तर बता दिया, ऐसा नहीं। मैं व्याख्या सहित विस्तृत रूप से एक एक प्रश्न उनका वर्णन करते हुए चल रहा हूं। साथियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हिंदी साहित्य की क्विज कराई जाती है दोस्तों। प्रत्येक दिन शाम को क्विज कराई जाती है और मैं स्वयं हिंदी व्याकरण के लिए अब क्यूज आप लोग का बना रहा हूं और लेकर जल्द ही आऊंगा। और जिस साथी को हिंदी व्याकरण तथा हिंदी साहित्य की तैयारी करनी है, वह हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है। आप हमारे पढ़ाई पाठशाला के इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है उसकी शुरुआत करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को। तो जो पहला प्रश्न है साथियों, पहला प्रश्न ये है कि चिदंबरा के रचनाकार कौन है? चिदंबरा के रचनाकार कौन है? क्या वह प्रसाद है, क्या पंत है, निराला है या फिर महादेवी वर्मा है? चिदंबरा के ये रचनाकार कौन है? दोस्तों, जैसा कि मैंने बहुत बार ये प्रश्न बताया है आपको कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा को मिला। क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा को मिला। ठीक है, पुरस्कार थोड़ा सा स्केच और पतला कर लेते हैं। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा को मिला। चिदंबरा जो है साथियों, यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। इनका पूरा पंत का पूरा नाम है सुमित्रा नंदन पंत। पंत को मिला चिदंबरा, पंत की रचना है चिदंबरा। और चिदंबरा को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कब मिला? 1968 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है साथियों। आइए थोड़ा सा हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार और कब किसको और दिया गया। देखें, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है साथियों, 1972 में उर्वशी को मिला। उर्वशी को मिला। उर्वशी किसकी रचना है? तो दिनकर की रचना है। उर्वशी दिनकर की। 1978 में साथियों, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, किसकी रचना है? यह अज्ञेय की रचना है। ठीक है, अज्ञेय की रचना है। 1982 में यामा को मिला। किसको? यामा को। यामा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा। यामा को मिला, जो महादेवी वर्मा की रचना है। 1992 में नरेश मेहता। 1999 में निर्मल वर्मा। और 2005 में कुंवर नारायण को मिला। 2009 में अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल। साथियों, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को किस पे मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो इनके संपूर्ण साहित्य पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। साथियों, हमने यहाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, जो साहित्य का बहुत बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार,
के बारे में हमने बात की। चिदंबरा किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो सुमित्रानंदन पंत के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। सुमित्रानंदन पंत को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रकृति का सुकुमार कवि। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। थोड़ा सा इसको हम मिटा लेते हैं साथियों। ज्ञानपीठ पे हमने बहुत अच्छे से बात की, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, किसको मिला। अब थोड़ी सी बातचीत हम पंत की रचनाओं पर करते हैं। जो सुमित्रानंदन पंत हैं, इनकी रचनाएं हैं कौन कौन सी? गिरजे का घंटा दोस्तों 1916 में यह रचना आती है, गिरजे का घंटा। फिर उच्छ्वास, उच्छ्वास। फिर ग्रंथि, ग्रंथि। फिर वीणा, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, पल्लव, गुंजन, 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 युगांत, युगांत। ठीक है। एक रचना है युगवाड़ी, युगवाड़ी, युगवाड़ी। ठीक है। एक रचना है इनकी ग्राम्य, किसकी? सुमित्रानंदन पंत की। पंत की एक रचना है स्वर किरण, स्वर किरण। एक बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, बूढ़ा और नहीं सॉरी, बूढ़ा नहीं। एक इनकी महत्वपूर्ण रचना है काला और बूढ़ा चांद, काला और बूढ़ा चांद। एक इनकी रचना है लोकायतन, लोकायतन। एक रचना है इनका चिदंबरा, चिदंबरा जो ये रचना है, इसको 1968 में पुरस्कार मिला था। आइए, हमने बहुत विस्तृत रूप से सुमित्रानंदन पंत के बारे में बातचीत किया, विस्तृत रूप में ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात किया। आइए अपनी बात को अब आगे बढ़ाते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, कवि रविंद्र कविता कानन, रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? क्या वह निराला है, प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध? इनका पूरा नाम मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न नॉर्मल रूप से पूछे जाते हैं कि गुप्त का पूरा नाम क्या था, टीजीटी की परीक्षा में पूछ दिया जाता है। तो दोस्तों, क्या वह निराला जी थे, मैथिली शरण गुप्त जी थे, जयशंकर प्रसाद, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रविंद्र कविता कानन। इसका सही उत्तर है निराला। इसका सही उत्तर है दोस्तों निराला। निराला का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला का जो जन्म है दोस्तों 1899 में, 1899 में निराला का जन्म होता है। और निराला के बारे में थोड़ी सी बात करें तो इनकी प्रथम कविता कौन सी है? तो जूही की कली 1916 में आई थी प्रथम कविता। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रथम कविता जूही की कली है, जो किसमें है? मुक्तक छंद में। ठीक है, मुक्तक छंद में है जूही की कली। इसकी अब निराला की जो अंतिम कविता है, अंतिम कविता, निराला की अंतिम कविता कौन सी है? तो पत्रोत्कंठित, पत्रोत्कंठित जीवन का विष, जीवन का विष बुझा हुआ है। यह इनकी अंतिम कविता है, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं जो परीक्षा में अब तक पूछे गए हैं। आइए कुछ और निराला के बारे में हम चीजें को जाने। निराला जी को क्या कहा जाता है? निराला जी को मुक्त छंद, मुक्त छंद का प्रवर्तक, निराला जी को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचकों ने इस मुक्त छंद को रबड़ या केचुआ छंद कहा है। क्या कहा है? रबड़ या केचुआ छंद। कुछ को रबड़ या केचुआ छंद कहा है। परिमल एक इनकी रचना है, कौन सी? परिमल, परिमल एक इनकी रचना है। परिमल की भूमिका में इन्होंने कहा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए, होनी चाहिए।
कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की, यह फैक्ट पूछा जाता है प्रश्न कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए। किसका कथन है? तो निराला का कथन है। किसमें कहा है? तो परिमल में कहा है। एक इनकी रचना है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति, ये इनकी पुत्री की जब मृत्यु हो गई थी तो दुख में लिखा था सरोज स्मृति। ठीक है साथियों, सरोज स्मृति को सर्वश्रेष्ठ शोक गीत कहा गया है। क्या कहा गया है? सर्वश्रेष्ठ शोक गीत। सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है दोस्तों। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात और करें हम। तो निराला की एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा निराला की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है। यह जो कहां से लिया गया है? तो बांग्ला ग्रंथ एक है कृतवास रामायण। कृतवास रामायण से लिया गया है, प्रेरणा लेके यह लिखा गया है। ठीक है, एक निराला की अन्य रचना है तुलसीदास, बहुत इंपॉर्टेंट तुलसीदास, जिसमें 101 छंद है और यह क्या है? खंड काव्य है। खंड काव्य है। ठीक है, इनकी अन्य जो निराला है, निराला को ओज का कवि कहा जाता है। ओज का कवि, ओज का कवि, विद्रोह का कवि कहा जाता है इनको, विद्रोह का कवि भी कहा जाता है। इनकी जो अन्य रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, ये सब इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। ठीक है, आइए अब हम अगले प्रश्न पे बात करें। थोड़ा सा अन्य बातचीत भी कर लेते हैं। जो प्रसाद है, जनशंकर प्रसाद इनका पूरा नाम है। यह प्रसाद निराला, एक है पंत, फिर महादेवी वर्मा, ये सब छायावादी कवि हैं। क्या है? छायावादी कवि हैं। और छायावाद के ये प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं जो जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद की एक महत्वपूर्ण रचना है कामायनी। कामायनी 1936 में लिखी जाती है। इसमें 15 सर्ग हैं। इसमें 15 सर्ग हैं। ठीक है, आइए हम अब अगले प्रश्न पे बातचीत करें। ठीक है, गांधी जी के जीवनी, महात्मा गांधी के लेखक हैं रामचंद्र वर्मा, संपूर्णानंद, ईश्वरी प्रसाद वर्मा, केशव प्रसाद सिंह। तो महात्मा गांधी के आरंभिक जीवन वृत्तों में रामचंद्र वर्मा द्वारा लिखित एक ग्रंथ है कि महात्मा गांधी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है रामचंद्र वर्मा जी हैं। ठीक है, इसमें गांधी जी की विस्तृत जीवन के अतिरिक्त लेखन में इनके महत्वपूर्ण लेखों का व्याख्यानों को भी संकलित किया गया है। ठीक है, व्याख्यानों को भी संकलित किया गया है। ठीक है, अब जो ये देश एक है देशबंधु चित्तरंजन दास संपूर्णानंद द्वारा लिखित एक संक्षिप्त जीवनी है। देशबंधु संपूर्णानंद द्वारा लिखित एक संक्षिप्त जीवनी है। तिलक जी की जीवनी के लेखक ईश्वरी प्रसाद शर्मा जी हैं। तिलक पे जो जीवनी लिखते हैं वह ईश्वरी प्रसाद शर्मा जी लिखते हैं। और लाला लाजपत राय द्वारा मूल उर्दू में लिखित ग्विशियस मेजनी का जीवन चरित्र केशव प्रसाद सिंह ने लिखा है। क्या लिखित क्या है? ग्विशय में मेजनी। ठीक है, आइए अब अगले प्रश्न की बात करें। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन हैं? देखिए, क्या वह अज्ञेय है, जैनेन्द्र कुमार है, मुक्तिबोध है या फिर प्रेमचंद है? तो जो हत्या नामक कहानी है वह जैनेन्द्र कुमार की है। जैनेन्द्र कुमार सही उत्तर है। और जैनेन्द्र कुमार को व्यक्ति का कवि या व्यक्ति का लेखक, क्योंकि इनकी रचनाओं में व्यक्ति
केंद्र में आता है। व्यक्ति को महत्व देते हैं जैनेन्द्र कुमार, इसीलिए इनको व्यक्तिवादी कवि कहा जाता है। इनकी एक कहानी है हत्या नाम से। इनकी अनेक जो कहानियां है, खेल, अपना अपना भाग्य, अपना अपना भाग्य एक रचना है, बाहुबली, वातायन एक रचना है, वातायन। एक महत्वपूर्ण रचना है, नीलम देश की राजकन्या, नीलम देश की राज्यकन्या, ठीक है। एक है दो चिड़िया, ध्रुव तारा, ध्रुव यात्रा, सॉरी ध्रुव यात्रा, ध्रुव यात्रा है इनकी रचना। एक है पाजेब। ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है, जैनेन्द्र कुमार की। अब थोड़ी बात हम लोग अज्ञे को पे करें तो अज्ञे जो है यह प्रयोगवादी कवि हैं, प्रयोगवादी कवि, ठीक है। तार सप्तक के प्रवर्तक माने जाते हैं, तार सप्तक के प्रवर्तक माने जाते हैं अज्ञे। और अज्ञे जो है यह थोड़े से मनोविश्लेषणवाद की तरफ भी झुके हुए हैं। अगले कवि हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद गोदान इनका उपन्यास है, कर्म भूमि इनका उपन्यास है, सेवा सदन इनका उपन्यास है। लगभग 300 कहानियां इन्होंने लिखी है जो मानसरोवर के 8 खंडों में विभक्त है साथियों, ठीक है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। शतरंज शतिका कृति के रचनाकार हैं भिखारी दास, देव, रसनिधि, चिंतामणि, ठीक है। शतरंज शतिका कृति के जो इसका सही उत्तर है वह है भिखारी दास जी। भिखारी दास जी लेखक हैं किसके? शतरंज शतिका। जो भिखारी दास जी के बारे में हम थोड़ी सी बात करें तो यह प्रतापगढ़ के अधिपति पृथ्वी सिंह के भाई हिंदूपति सिंह के आश्रित कवि थे। कौन? भिखारी दास हिंदूपति सिंह के आश्रित कवि थे। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, एक रचना है रस सारांश, भिखारी दास का एक रचना है रस सारांश। दूसरा काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शब्द नाम कोश, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है। भिखारी दास, रसनिधि, चिंतामणि और देव यह सभी रीति काल के रचनाकार हैं, रीति काल के कवि हैं, रचनाकार हैं साथियों, ठीक है। आइए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। भिखारी दास जी के बारे में एक दो और बातें हम जान लेते हैं। तो इनका जन्म 1760 ईस्वी में हुआ था। आचार्य शुक्ल ने भिखारी दास को, जो रामचंद्र शुक्ल जो प्रमुख आलोचक हैं, उन्होंने रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य माना है। रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि या रचनाकार भिखारी दास को माना है। इनका 9 ग्रंथ मिलता है। कितना? 9 ग्रंथ। भिखारी दास की एक पंक्ति है जो आपको परीक्षा में देखने को बार बार मिलती है कि आगे के सुकवि रिझी हो तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। यह इनकी एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, ठीक है। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? बाण भट्ट की आत्मकथा। कई बार मैंने ये प्रश्न के ऊपर बताया है कि यह आत्मकथा लिखा है, तो आत्मकथा नहीं है, यह है उपन्यास, ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। और किसका उपन्यास है? तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। हजारी प्रसाद जी की एक रचना है कबीर नाम से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है।
यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये रचना है कौन सी? बाणभट्ट की आत्मकथा। इनकी अन्य रचनाओं पर बात करें तो एक है पुनर्नवा। पुनर्नवा ये इनका उपन्यास है। और दूसरा चारू चंद लेख। चारू चंद लेख एक रचना है इनकी अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा ये सब इनकी रचनाएं हैं। यह एक ऐतिहासिक उपन्यासकार भी माने जाते हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रेमचंद्रोत्तर युग माने प्रेमचंद के युग के बाद के रचनाकार हैं और एक ऐतिहासिक उपन्यासकार भी माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल जो है, रामचंद्र शुक्ल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। 1929 में लिखा गया था। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। रामचंद्र शुक्ल की एक रचना श्रद्धा और भक्ति करके इन्होंने एक निबंध लिखा है। चिंतामणि नाम से चिंतामणि नाम से एक निबंध संग्रह इन्होंने लिखा है, जो चिंतामणि को 4 भागों में बांटा गया है। जो पहले भाग के प्रवर्तक हैं वह है रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है तो इनके नाम पर ही द्विवेदी युग पड़ा था। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न के बारे में थोड़ी सी बात करें। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो दोस्तों, वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास के लेखक कौन है? वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास के लेखक कौन है? क्या वह वृंदावन लाल वर्मा है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री है, इलाचंद्र जोशी है या यशपाल है? वैशाली की नगरवधू, ठीक है, इसके जो लेखक हैं दोस्तों वह चतुर्सेन शास्त्री हैं, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हैं। वैशाली की नगरवधू आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की रचना है दोस्तों। इनकी अन्य रचनाओं पर बात करें तो वयम वयम रक्षामः रक्षामः, ठीक है, कब आया? 1955 में। एक इनकी महत्वपूर्ण रचना है सोमनाथ। किसका? चतुर्सेन शास्त्री का सोमनाथ। ये भी 1955 में आया। आलमगीर, आलमगीर सोना और खून, सोना और खून इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। ठीक है, अब एक यशपाल की रचना है दोस्तों फूलों का कुर्ता। कहानी है फूलों का कुर्ता, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी कहानी है, इसको जरूर पढ़ें आप। ठीक है, मार्क्सवादी कवि माना जाता है यशपाल को। दादा कॉमरेड इनकी रचना है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पे चले। सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं। सुमित्रा नंदन पंत एक लेखक भी हैं, छायावादी लेखक भी हैं। इनकी रचना है जो चिदम्बरा है, चिदम्बरा। 1968 में इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। लेकिन इस नाम से एक ग्रंथ भी आया था दोस्तों, वह उसके लेखक कौन है? क्या नामवर सिंह है, डॉक्टर नगेंद्र हैं, रामविलास शर्मा है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हैं? कौन है इसके लेखक? कौन है? तो इसके लेखक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र एक महत्वपूर्ण आलोचक भी हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र की जो अन्य आलोचक पुस्तकें हैं, एक है रस सिद्धांत, एक है रस सिद्धांत, एक इनकी रचना है साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका। ठीक है, एक इनकी रचना है दोस्तों इंपॉर्टेंट, देव और उनकी कविता, देव और उनकी कविता। ये सब इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। एक है आधुनिक हिंदी नाटक, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, कामायनी के अध्ययन की समस्या। ये सब इनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं। जो नगेंद्र हैं वो फ्रॉयड, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं फ्रॉयड। फ्रॉयड के मनोविज्ञान से प्रभावित थे। इनको रसवादी आलोचक भी कहा जाता है, रसवादी आलोचक भी कहा जाता है तथा यह छायावादी आलोचक भी है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 9, प्रगतिवाद किसकी कृति है? देखिए, प्रगतिवाद एक आधुनिक काल का खंड भी है, एक समय सीमा भी है। प्रगतिवाद एक कृति भी है। तो प्रगतिवाद किसकी कृति है? तो प्रगतिवाद क्या वह शिवदान सिंह चौहान की है, अमृत राय की है, प्रकाश चंद्र गुप्त की है, डॉक्टर देवराज की है? जो प्रगतिवाद है वह किसकी कृति है? प्रगतिवाद नामक कृति के लेखक शिवदान सिंह चौहान है। प्रगतिवाद कृति के लेखक शिवदान सिंह चौहान है। इनकी जो अन्य कृतियां हैं दोस्तों, उस पर भी थोड़ी बहुत हम नजर डाल लें। एक है बहुत इंपॉर्टेंट, साहित्य की परख। एक है आलोचना के मान। एक है साहित्य की समस्याएं। ठीक है, ये सब इनकी कृतियां हैं। एक इसमें अन्य विकल्प है अमृत राय का। अमृत राय की एक आलोचना कृति है दोस्तों, कौन सी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृत राय हुए, उनकी आलोच्य कृति है नई समीक्षा नाम से एक आलोच्य कृति है इनकी। ठीक है, देवराज जो है, इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, छायावाद का पतन। क्या? छायावाद का पतन। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, छायावाद का पतन किसकी है? एक इनकी रचना है साहित्य चिंतन, एक कृति ये है इनकी। तो दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में विस्तृत रूप से बातचीत की। आइए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं। महाभोज उपन्यास क्या वो ममता कालिया है, मनु भंडारी है, कृष्णा सोपती है, या फिर सानी है? तो दोस्तों, महाभोज उपन्यास जो है उसके लेखिका जो है मनु भंडारी हैं। मनु भंडारी की जो यह महाभोज उपन्यास है वह कैसा उपन्यास है? तो राजनीतिक उपन्यास है ये, या जिसमें आधुनिक राजनीति और सामाजिक समस्याएं व्यक्त की गई हैं। ठीक है, ममता कालिया का एक रचना है दुखम सुखम करके है, ममता कालिया का। ये अगले प्रश्न पे चले, कठगुलाब किसकी रचना है? ठीक है, क्या वह मैत्रेयी पुष्पा की है, मृदुला गर्ग की है, चित्रा मुद्गल की है, अलगा सरावगी की है? तो कठगुलाब मृदुला गर्ग का उपन्यास है दोस्तों, मृदुला गर्ग का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास के बारे में बात करें तो एक उपन्यास इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, चित कोबरा। एक इनकी कृति है उसके हिस्से की धूप, एक है वंशज। ठीक है, मैत्रेयी पुष्पा के बारे में एक बात करें तो इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है, उपन्यास है चाक। बार बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों। और चित्रा मुद्गल का है आवा। कौन सा? आवा। और अलका सरावगी के बारे में हम थोड़ी सी बात करें तो अलका सरावगी की एक औपन्यासिक कृति है कली कथा वाया बाईपास। ठीक है, आइए हम आगे बात करें अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 12 है, सप्तपड़ा किसकी कृति है? तो सप्तपड़ा क्या निराला की कृति है, प्रसाद की कृति है, महादेवी वर्मा की कृति है, सुमित्रा नंदन पंत की कृति है? तो दोस्तों, जो सप्तपड़ा कृति है वह महादेवी वर्मा की कृति है। किसकी कृति है? महादेवी वर्मा की कृति है दोस्तों। महादेवी वर्मा जो है छायावादी रचनाकार हैं, छायावादी स्तंभ है। इनकी जो रचनाएं हैं, एक इनकी रचना है निहार, फिर रश्मि, नीरजा, सांध गीत, दीप शिखा, यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको। महादेवी वर्मा जी की यह सब पंक्ति है। ठीक है,
निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, ये चारों के चारों छायावादी रचनाकार हैं दोस्तों। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे चले। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? आलसियों का कोड़ा क्या लल्लू लाल, क्या वह मुंशी सदासुख लाल, सदल मिश्र, सितारे हिंद? कौन से रचनाकार है आलसियों का कोड़ा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजा शिव प्रसाद। इसमें उत्तर शायद ये गलत दे रखा है। आलसियों का कोड़ा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। अच्छा सही है, सितारे हिंद दे रखा है, सॉरी। उनका पूरा नाम है राजा शिव प्रसाद। इनका सितारे हिंद भी कहा जाता है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। एक इनकी रचना हुई दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट, राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना। एक इनकी रचना हुई मानव धर्म सार, एक भूगोल हस्तामलक। भूगोल हस्तामलक। इनकी एक रचना है हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल। ठीक है, एक सिखों का उदय और अस्त। सितारे हिंद हिंदी के पक्षपाती तथा रक्षक बनकर हिंदी साहित्य में सामने आते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। उद्धव शतक के लेखक हैं। उद्धव शतक के लेखक कौन है दोस्तों? उद्धव शतक के लेखक कौन है? क्या वह रत्नाकर है, क्या वह नंददास है, सूरदास है, सेवाराम है? तो उद्धव शतक के जो लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाओं के बारे में बात करें तो एक है गंगावतरण। गंगावतरण। दूसरी रचना है श्रृंगार लहरी। श्रृंगार लहरी। तीसरी रचना है इनकी, श्रृंगार लहरी होगी। तीसरी रचना है हरीश चंद्र। एक रचना है हिंडोल। ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर की। आइए अगले प्रश्न पे बात करें कि गोरख बानी नामक पुस्तक के संपादक कौन है। देखिए गोरख बानी जो पुस्तक है गोरखनाथ के ऊपर है। गोरखनाथ की वाणी के ऊपर यह ग्रंथ है, यह पुस्तक है। क्या अब इनके संपादन किसने किया? क्या वह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्दवाल, और इनमें से कोई नहीं? तो गोरख बानी जो है इसका संपादक जो किया था डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्दवाल ने किया था दोस्तों गोरख बानी का। गोरखनाथ जो है वह नाथ संप्रदाय के एक प्रतिष्ठित कवि हैं, नाथ संप्रदाय के जनक भी माने जाते हैं साथियों। ठीक है, अब जो गोरख बानी पुस्तक है वह कब कहां प्रकाशित हुई थी? तो यह ग्रंथ हिंदी साहित्य सम्मेलन में प्रयाग में प्रकाशित हुई साथी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? सुंदरदास है, मलुक दास है, रज्जब जी हैं? इनमें से कोई नहीं है। तो साथियों इसका सही उत्तर है मलुक दास। इसका सही उत्तर है मलुक दास। ठीक है, मलुक दास की एक पंक्ति है जो परीक्षा में पूछी जाती है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो यह मलुक दास की पंक्ति है। मलुक दास की 9 रचनाएं स्वीकार की जाती हैं। 9 रचनाएं स्वीकार की जाती हैं, उनमें से एक है ज्ञान बोध। ठीक है, ज्ञान बोध। फिर रतन खान, भक्त बख्शावली। फिर अगली रचना है भक्त विरुदावली, पुरुष विलास, गुरु प्रताप, अलख बानी। ये सब इनकी रचनाएं हैं मलुक दास की। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे आए। प्रश्न नंबर 16 हो गया, 17 पर आते हैं। रूपांबरा किसकी रचना है? क्या वह अज्ञेय की है, मुक्तिबोध की है, नेमिचंद्र जैन की है, भारत भूषण अग्रवाल की है? रूपांबरा किसकी रचना है? तो दोस्तों रूपांबरा अज्ञेय की रचना है। रूपांबरा अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय बहुत बड़े कवि हैं, प्रयोगवादी कवि हैं। इन्होंने अज्ञेय ने ही ईता सप्तक
तारसप्तक के प्रवर्तक माने जाते हैं अज्ञे। इन्होंने तारसप्तक के कवियों को क्या कहा है? राहो का अन्वेषी, राहो का अन्वेषी कहा है दोस्तों। अज्ञे जी ने राहो का अन्वेषी कहा है। तथा इनकी अगर रचनाओं के बारे में बात करें तो एक रचना है आगन, आगन के पार द्वार, ठीक है। अज्ञे की एक रचना है आगन के पार द्वार, फिर एक रचना है चिंता, फिर एक रचना है भग्न, भग्न दूत, भग्न दूत, फिर एक रचना है इनकी धनुष, धनुष इंद्र, सॉरी इंद्र धनुष रौदे हुए। अरियु करुणा प्रभा में इनकी एक रचना है, ठीक है साथियों। मुक्तिबोध, जो ये मुक्तिबोध है, इनके बारे में बात करें तो यह गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध के कवि हैं। गहन अनुभूति एवं तीव्र इंद्रिय बोध के कवि हैं। इनकी रचना एक है चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में। एक रचना है भूरी भूरी खाक धूल, एक रचना ये है। आइए अगले पर चले कि अंधा युग के लेखक हैं। अंधा युग के लेखक कौन हैं साथियों? अंधा युग एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना। अंधा युग, क्या वह गिरजा कुमार माथुर है, धर्मवीर भारती हैं, मुक्तिबोध है, मुक्तिबोध है, या फिर इनमें से कोई नहीं? सॉरी दोस्तों, अंधा युग के जो लेखक हैं वह है धर्मवीर भारती। अंधा युग के लेखक धर्मवीर भारती हैं। धर्मवीर भारती जो है दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं, दूसरे सप्तक के कवि धर्मवीर भारती माने जाते हैं। तथा इनकी जो रचनाएं हैं, अंधा युग तो एक नाटक है ही, इनकी रचनाएं कविताएं जो हैं वह है ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनु प्रिया, कनु प्रिया, चांद और टूटे हुए लोग, चांद और टूटे हुए लोग, यह इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पे चले। आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध किसकी रचना है? यह आत्मबोध क्या वह गोरखनाथ की है, जालंधर की है, मत्स्येंद्रनाथ की है, चरपटनाथ की है? दोस्तों आत्मबोध किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आत्मबोध किसकी रचना है? तो साथियों आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। गोरखनाथ गोरनाथ संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ है। नाथ संप्रदाय में कितने कवि थे? तो 9 कवि माने जाते हैं। इसको याद करने का एक ट्रिक मैंने बताया था, गोभी नाच सहज जल में, गोभी नाच सहज जल में। साथियों यह जो ट्रिक है, मैं ये कोशिश एक कर रहा हूं दोस्तों, कुछ एक ट्रिक बना रहा हूं जो आसानी से आपको याद हो जाए। उसकी एक छोटी छोटी वीडियो आप सबके समक्ष ये यूट्यूब चैनल पे प्रेषित कर दूंगा। जैसे मान लो कि नाथ संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय के 9 कवि हैं। 9 कवि को हम याद कैसे करें? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं, याद नहीं होते हैं। तो एक मेरा ये ट्रिक है, गोभी नाच सहज जल में, गोरखनाथ, भी से भीमनाथ, न से नागार्जुन, फिर च से चरपटनाथ, स से सत्यनाथ, ह से हरिश्चंद्र, जड़ भरत, जलंधर और फिर मल्लार्जुन। ये 9 कवि हो जाते हैं दोस्तों, आसानी से याद हो जाएगा आपको। ऐसे ही मैं कुछ ट्रिक लेके वीडियो पर जरूर आने की कोशिश करूंगा, या फिर शॉर्ट्स वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? देखिए ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए। पुष्प की अभिलाषा जो रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी प्रकृतिवादी कवि माने जाते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। इनकी एक रचना है एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा करके इनकी एक रचना है साथियों, ठीक है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं, एक है हिम किरीटिनी, हिम किरीटिनी,
हो गया। और एक इनकी रचना है हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी। फिर युग चारण, समर्पण। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कला परिच्छेद के रचनाकार कौन है? कला परिच्छेद के रचनाकार कौन है? क्या वह दंडी है, भभूति है, श्रीहर्ष है या फिर बाढ़ है? दोस्तों यह प्रश्न पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कला परिच्छेद किसकी रचना है? तो दोस्तों हम बता रहे हैं कला परिच्छेद के जो रचनाकार हैं वह दंडी हैं, दंडी हैं। जब आप पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें दंडी आएंगे, जिसकी रचना है कला परिच्छेद। ठीक है, इनकी अन्य रचनाओं के बारे में बात करूं तो एक इनकी रचना है 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरितम। एक रचना है काव्यादर्श। ठीक है, कला परिच्छेद भी एक इनकी रचना है। एक रचना है इनकी अवंती सुंदरी कथा, ये इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। ठीक है, आइए अब हम आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? क्या वह नामवर सिंह है, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, विजय देवनारायण शाही? कौन मार्क्सवादी विचारक का नहीं है? तो दोस्तों देखिए, जो नामवर सिंह है, जो नामवर सिंह है, शिवदान सिंह चौहान है और रामविलास शर्मा है। यह तीनों किस विचारधारा के हैं? तो यह तीनों मार्क्सवादी विचारधारा के हैं। विजय देवनारायण शाही इसका सही उत्तर है दोस्तों, विजय देवनारायण शाही इसका सही उत्तर है। जो विजय देवनारायण शाही इसका सही उत्तर है, जो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित नहीं है। अगला प्रश्न है कि भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है? क्या वह ग्रियर्सन है, क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं या फिर जयशंकर प्रसाद हैं? कौन है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत से था। 17वीं सदी में अलवार भक्त, अलवारों की संख्या पूछ देता है, शायद 12 है, एक बार मैं देख के भी बताऊंगा, आप लोग भी देखना, 12 ही है शायद। तो अलवारों की संख्या 12 है। भक्तों ने भक्ति भावना प्रारंभ की, उसे उत्तर भारत में फैलाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हुई, यह बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, 23 प्रश्न हमने लगा लिए। अगले प्रश्न की बात करें कि शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है दोस्तों। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के रघुवंश एवं मेघदूत का भी हिंदी अनुवाद किया है। मेघदूत और देखिए कालिदास पूछ देता है बार बार कि कैसे लिखा जाता है। कालिदास, यह मेघदूत और कालिदास का भी हिंदी अनुवाद किया। राजा लक्ष्मण सिंह की एक पत्रिका है जो निकलती थी प्रजा हितैषी नाम से, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, हरिश्चंद्र युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। 1850 में इनका जन्म माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बौद्धनी, इनकी और पत्रिकाएं हैं। देखिए एक प्रश्न ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, आस्तिक का विलोम शब्द क्या है? क्या अर्थ है, क्या अस्त है, क्या नास्तिक है, क्या उदय है? तो दोस्तों आस्तिक का जो विलोम है वह हो जाएगा नास्तिक, इसका सही उत्तर हो जाएगा नास्तिक। अर्थ का विलोम हो जाता है अनर्थ, अस्त का विलोम हो जाएगा उदय, अस्त का उदय हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चले। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? तो देखिए दोस्तों
आवारा मसीहा लिखा किसने है, वह बहुत इंपॉर्टेंट है, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा एक जीवनीकृत उपन्यास लिखा है जो शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है, जो शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है दोस्तों। प्रेमचंद आधारित एक रचना थी कलम का सिपाही, लिखा गया है कलम का सिपाही, जो किसने लिखी है, तो अमृत राय ने। अमृत राय ने कलम का सिपाही प्रेमचंद के जीवन पर लिखा है। और एक दो अन्य भी हैं, जैसे निराला की साहित्य साधना है, वह निराला के ऊपर थी, ये जो रामविलास शर्मा जी ने लिखा है। एक है मनीषी की लोक यात्रा, जो भगवती प्रसाद सिंह ने लिखा है। आइए अगले प्रश्न में चले। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, राहुल सांकृत्यायन की है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मेरी जीवन यात्रा जो है राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। एक है मेरी लद्दाख यात्रा करके एक है, वह भी राहुल सांकृत्यायन का ही है, और दोस्तों वह भी राहुल सांकृत्यायन का ही है। राहुल सांकृत्यायन की एक रचना है हिंदी काव्य धारा, बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदी काव्य धारा इंपॉर्टेंट है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग रखा गया था, और हजारी प्रसाद पुनर्नवा इनकी रचना है, कबीर इनकी रचना है, हिंदी साहित्य की भूमिका इनकी रचना है। भारतेंदु युग का केंद्रीय विधा क्या है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, इनमें से कोई नहीं है। तो भारतेंदु युग का केंद्रीय विधा जो है दोस्तों वह नाटक है। भारतेंदु युग का केंद्रीय विधा नाटक है। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? रामचरितमानस, चंद्रबंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका, पृथ्वीराज रासो। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो रामचंद्रिका केशवदास। केशवदास के ऊपर रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि केशवदास को कभी हृदय नहीं मिला था। केशवदास जो है वह रीति काल के बहुत महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, रीतिबद्ध कवि हैं केशवदास, जिनकी रचना है रामचंद्रिका। इनकी रामचंद्रिका कब लिखा गया था? तो 1601 में लिखा गया था दोस्तों। केशवदास की जो अन्य रचनाएं हैं वह है, एक है विज्ञान गीता, फिर एक है जहांगीर जस चंद्रिका, फिर एक है नख शिख, ऐसे करके ही है। इनकी कवि प्रिया है, रतन बावनी है, रसक प्रिया है, ये सब इनकी रचना है। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। रामचरितमानस में 7 कांड है, इसको लिखने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लग गए थे। चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी रचना है? ये आप एक बार जरूर देख लेना, शायद रहीम की रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। और रासो ग्रंथ का सबसे बड़ा यह रचना है पृथ्वीराज रासो। अगले प्रश्न पे आइए। रहीमकृत मदनाष्टक किसकी भाषा क्या है? रहीमकृत मदनाष्टक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखने में छोटा प्रश्न है लेकिन 100 बार पूछा गया है दोस्तों। इसका जो सही उत्तर है क्या है? क्या खड़ी बोली है, अवधी है, राजस्थानी है, या फिर ब्रज है? तो रहीमकृत मदनाष्टक जो है दोस्तों वो इसका सही उत्तर है खड़ी बोली। सही उत्तर है खड़ी बोली। रहीम अकबर के दरबारी 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने अवधी, ब्रज, खड़ी बोली में रचनाएं की। इनकी प्रमुख रचनाओं में रहीम की प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो एक है बरवे नई का भेद, एक इनकी रचना है। एक रहीम दोहावली एक रचना है। मदनाष्टक जो खड़ी बोली में है, और एक इनकी अभी ध्यान में नहीं आ रहा, एक है रहीम सतसई। हाँ, रहीम सतसई करके एक रचना है। ये सब इनकी रचनाएं हैं।
आइए एक तीसरे प्रश्न पे चले। भक्ति काल के गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? क्या हरिऔध में, जगन्नाथ दास रत्नाकर, निराला, मैथिली शरण गुप्त? किस में मिलता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की रचना है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त की रचना है यह। भक्ति काल के गृहस्थ जीवन जैसा सुंदर चित्र सूरदास के काव्य में मिलता है, वैसा ही गृहस्थ जीवन का सुंदर चित्र आधुनिक काल के कवि मैथिली शरण गुप्त में मिलता है। आइए थोड़ा जल्दी करते हैं। विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है दोस्तों? तुलसीदास द्वारा लिखित विनय पत्रिका के अलावा कवि, इसकी पहले भाषा क्या है? तो यह ब्रज भाषा है। जो यह विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की रामचरितमानस है, रामलला नाचू है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये सब तुलसीदास की रचनाएं हैं दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है। कहता है कि बिसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? देखिए, बिसल देव रासो जो रचना है वह आदिकालीन रचना है, आदिकालीन रचना है। और बिसल देव रासो जो रचना है वह है नरपति नाल्ह की रचना है दोस्तों। ठीक है, तो बिसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया है? क्या वह श्रृंगारिक शैली है, क्या वह आख्यान शैली है, गेय शैली है, या प्रबंध शैली है? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बिसल देव रासो में गेय शैली का प्रयोग किया गया है। बिसल देव रासो में गेय शैली का प्रयोग किया गया। आइए अगले प्रश्न पे चले। आर प्रत्यय इससे शब्द बनेंगे सोना सुनार, लोहा लुहार, ए और बी दोनों देनदार। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि सुनार जो शब्द है, सुनार, इसमें आर प्रत्यय लगा हुआ है, लोहार में भी आर प्रत्यय लगा हुआ है, और देनदार में देन धनदार लगा हुआ है, इसीलिए यह दोनों सही है। अगले पर चले। नैन नचाई कहे मुस्काए, लला फिर अयो खेलन होरी। तो यह पंक्ति किसकी है? बिहारी, मतीराम, पद्माकर, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, यह जो पंक्ति है, यह जो कि नैन नचाए कहे मुस्काए, लला फिर अयो खेलन होरी, क्या यह बिहारी की है, मतीराम की है, पद्माकर की है? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्माकर। पद्माकर उत्सव के कवि भी माने जाते हैं, त्योहारों पर इनका विशेष काम है, और यही लिखते हैं कि नैन नचाई कहे मुस्काए, लला फिर अयो खेलन होरी। पद्माकर की रचनाएं के बारे में बात करें तो एक रचना है जगत विनोद, विनोद। एक है पद्मा भरण, पद्मा भरण। एक है गंगा लहरी, गंगा लहरी। और एक रचना है प्रबोध पचासा। एक है कली, कली पचीसी। ठीक है, प्रताप सिंह विरुदावली। ये रचनाएं पद्माकर की है। ठीक है, बिहारी, पद्माकर और मतीराम, ये तीनों रीतिकालीन कवि है। बिहारी की एक रचना है बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। इसमें 719 दोहे हैं, दोहे हैं, जिसमें 713 दोहे हिंदी के हैं साथियों। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए। कई चिंतन एवं कलाधारों का योगदान मिलता है कृष्ण भक्ति की धारा में, प्रेम मार्गी धारा में, भारतेंदु योगीन धारा में, रीति काव्य धारा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण भक्ति धारा में। कई चिंतन और कलाधारों का योगदान कृष्ण भक्ति धारा में ही मिलता है। अगले प्रश्न पे आइए। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? क्या वह कवि वचन सुधा है, समाचार सुधा वर्षण है, हिंदी प्रदीप है? इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, वो कचहरी में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र भारत मित्र था, भारत मित्र
है जो कि किसी विकल्प में नहीं दे रखा, इसीलिए यह विकल्प डी सही होगा। भारत मित्र इसका सही उत्तर होगा। संयोगिता स्वयंवर है, संयोगिता स्वयंवर है। क्या यह नाटक है, उपन्यास है, कहानी है? इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास द्वारा लिखित एक नाटक है। किसके द्वारा? श्रीनिवास दास द्वारा लिखित एक नाटक है साथियों। हिंदी साहित्य में प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो क्या वह रामचंद्र शुक्ल ने दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, राहुल संकृत्यायन ने, वासुदेव शरण अग्रवाल ने? तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल, आदिकाल जो नाम है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था दोस्तों। रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कहा था? वीर गाथा काल। रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा था। और राहुल संकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल, क्या कहा? सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी थी दोस्तों। और महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। मिश्र बंधुओं को क्या कहा है? मिश्र बंधुओं को आरंभिक काल, आरंभिक काल, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है। और राम कुमार वर्मा ने चारण काल कहा है, चारण काल। तो ये इसका सही उत्तर हो गया दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? दुलाई वाली किस विधा की रचना है? क्या यह कहानी है, रेखा चित्र है, उपन्यास है, संस्मरण है? तो दोस्तों बंग महिला की रचना है दुलाई वाली। बंग महिला की रचना है। बंग महिला का पूरा नाम क्या था? राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला ने दुलाई वाली रचना रची थी। इसका प्रकाशन वर्ष 1907 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, यह एक कहानी है। आइए 40 प्रश्न हो गए, 41 प्रश्न देखते हैं। 41 प्रश्न क्या कहता है? मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है किसने? सदल मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, लल्लू लाल ने, या फिर राजा लक्ष्मण सिंह? हमने पीछे अभी बात की राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में। तो मेघदूत का खड़ी बोली में जो अनुवाद किया है वह राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। इसके अलावा भी रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। 42 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा है? तो रामविलास शर्मा किसके लेखक हैं? पहला विकल्प है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, दूसरी परंपरा की खोज, छायावाद, भाषा और समाज। तो दोस्तों रामविलास शर्मा ने भाषा और समाज नाम से एक आलोचना एक कृति लिखा है। ठीक है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, दूसरी परंपरा की खोज और छायावाद, यह तीनों नामवर सिंह की रचना है। अगले प्रश्न पे आइए। रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं। रामचंद्र वर्मा किस लिए? कवि के रूप में, आलोचक के रूप में, भाषाविद के रूप में, कोशकार के रूप में? किस रूप में रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं? तो साथियों रामचंद्र जो वर्मा है वह कोशकार के रूप में प्रसिद्ध है। रामचंद्र वर्मा कोशकार के रूप में प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पे आइए। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र वर्मा? इसका सही उत्तर है दोस्तों हिंदी शब्दानुशासन किशोरी दास वाजपेयी है, जबकि हिंदी शब्दानुशासन किशोरी दास वाजपेयी है। और एक बस रचना है शब्दानुशासन किसकी रचना है? वह है
हेम हेमचंद्र हेमचंद की रचना है। चंद हेमचंद की रचना है। निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला, गोदान। तो दोस्तों देखिए, सेवा सदन जो लिखा गया था यह 1918 में लिखा गया था। अंतिम उपन्यास इनका गोदान है जो 1936 में लिखा गया था दोस्तों। और इनकी जो प्रेमाश्रय रचना है 1922 में लिखा गया था और निर्मला 1927 में। इनकी अन्य रचना एक है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा एक रचना है दोस्तों जो 1906 में लिखा गया था। ठीक है, आइए हम अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचना कालिदास की नहीं है? मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, 10 कुमार चरितम और रघुवंशम। अभी हमने कुछ क्वेश्चंस पहले ही मैंने 10 कुमार चरितम के बारे में बताया था कि यह दंडी की रचना है। मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम यह तीनों कालिदास की रचना है और नहीं है पूछा है तो इसका सही उत्तर 10 कुमार चरितम हो जाएगा जो दंडी की रचना है। अगले प्रश्न पे आए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? साहित्य संदेश, विशाल भारत, सरस्वती, विनय पत्रिका। तो देखिए दोस्तों, जो यह 1903 में लिखी गई एक पत्रिका है सरस्वती पत्रिका, वह महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक थे। और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से लेके 1920 तक इसके संपादन किए थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में थोड़ी सी बात करें तो इन्हीं के नाम पे द्विवेदी युग की शुरुआत मानी जाती है। तथा इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, एक है कान्यकुब्ज, अबला विलाप। कान्यकुब्ज एक रचना है, एक अबला विलाप, एक मंजूषा, ये सब महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का क्या नाम है? मैंने इसी लेक्चर में बताया था कि रामचंद्र शुक्ल की एक रचना है चिंतामणि। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की रचना है। 1930 तक यह विचार विथि नाम से प्रकाशित होती थी। विचार विथि नाम से चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की एक कृति है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में प्रकाशित होता है। झरना, आंसू, कामायनी ये सब प्रसाद की रचना है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। झरना, आंसू एक लहर रचना है इनकी। एक कामायनी हो ही गई, ये सब इनके। और प्रसाद के नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब राजश्री, ये सब प्रसाद के नाटक हैं। आइए 48 क्वेश्चन हो गए। 49वें नंबर पे चलते हैं कि नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की। भरत मुनि ने, विनाथ ने, दशरथ ओझा ने, पाणिनि ने। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा भरत मुनि ने। भरत मुनि जो थे नाटक को पंचम वेद माना करते थे। इनकी भरत मुनि की एक रचना है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में उल्लेख भी है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। तो साथियों इसका सही उत्तर है आधुनिक एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा जी माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा जी माने जाते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रथम एकांकी जयशंकर प्रसाद का है एक घूंट जो रचना है जयशंकर प्रसाद का है, जो हिंदी एकांकी का प्रथम। राम कुमार वर्मा आज के एकांकी के जन्मदाता माने जाते हैं। राम कुमार वर्मा जो है आज के एकांकी के जन्मदाता। इन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक एकांकी लिखे हैं। ऐतिहासिक और सामाजिक एकांकी लिखते हुए वे अधिकांश दुखांत एकांकी लिखे हैं। और इनकी प्रसिद्ध, राम कुमार वर्मा की प्रसिद्ध है, एक है पृथ्वीराज की आंखें प्रसिद्ध एकांकी हैं। तथा अन्य एकांकियां भी है जैसे रेशमी टाई,
ये सब इनकी महत्वपूर्ण एकांकी है। अगले प्रश्न पर चले। निम्नलिखित में से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? इलाचंद्र जोशी, सुदर्शन, अज्ञेय, जैनेन्द्र। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा सुदर्शन। इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय और जैनेन्द्र मनोविश्लेषणवादी कथाकार माने जाते हैं, जबकि सुदर्शन प्रसाद, जयशंकर प्रसाद योगीन कथाकार माने जाते हैं। इनकी पहली कहानी सुदर्शन की हार की जीत 1920 की कहानी है, हार की जीत, जो सरस्वती पत्रिका में छपी हुई थी। ठीक है, ये व्यक्ति केंद्रित कहानियों के रचयिता हैं। इनके अन्य कहानियां हैं दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, एथेंस का सत्यार्थी, ये सब कहानियां हैं। इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय और जैनेन्द्र मनोविश्लेषणवादी प्रधान कथाकार माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अष्टछाप के कवि नहीं है? अष्टछाप मैंने बहुत बार बता दिया है दोस्तों, सूरदास, नंददास, मलुकदास, चित्त स्वामी। इसमें से कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलुकदास। मलुकदास की रचनाएं हैं दोस्तों ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त विरुदावली, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अष्टछाप की स्थापना लगभग 1565 में होती है और किसने की थी? विठलनाथ ने की थी। अष्टछाप के कौन कौन से कवि आते हैं? पहला कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पे बात करें। ये भी प्रश्न अष्टछाप से ही रिलेटेड है। अभी हमने अष्टछाप पे बात की। स्थापना सन 1565 में। अगर संवत पूछ दिया तो 1622 में किसने की थी? गोकुलनाथ ने, विठलनाथ ने, वल्लभाचार्य ने, निम्बकाचार्य ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विठलनाथ। ठीक है, अगले प्रश्न पे आए। गीतावली है क्या है? कल मैंने जब तुलसीदास जी को पढ़ाया था तो यह प्रश्न मैं बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या यह गीतावली मुक्तक काव्य है, अतुकांत काव्य है, प्रबंध काव्य है? इनमें से कोई नहीं। तो साथियों तुलसीदास की रचना है गीतावली, जो ब्रज भाषा में लिखा गया है, और यह एक मुक्तक काव्य में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, ये सब तुलसीदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निराला की जूही की कली का उदाहरण है? मात्रिक छंद का, वर्णिक छंद का, मुक्त छंद का? इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर है कि निराला की जूही की कली मुक्त छंद का सुंदर उदाहरण है। जब किसी एक छंद का अनुपालन न किया जाए और कविता के भीतर ही भीतर चलने वाले लय को बनाए रखते हुए रचना की जाए तो ऐसी रचना को मुक्तक छंद कहते हैं। ठीक है, आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट। तो साथियों आकाश गंगा जो रचना है राम कुमार वर्मा का है। किसका है? राम कुमार वर्मा का काव्य संग्रह है। इनमें अन्य प्रमुख काव्य संग्रह है। किसका? राम कुमार वर्मा का काव्य संग्रह। और कौन कौन सा है? रूप राशि, निशीथ, चित्ररेखा, ये सब इनकी रचना है। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? साथियों क्या दैत्यवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद किसके थे साथियों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। राम के जो भक्त हैं वो सभी ये विशिष्टाद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हुए रामानुजाचार्य हुए। 57 हो गए। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं जो 58 है कि हल्दी घाटी वीर रस प्रधान काव्य
है। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान काव्य है, किसका है? श्याम नारायण पांडे, नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की कृति है, प्रबंध काव्य है। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। थोड़ा सा हम श्याम नारायण पांडे जी के बारे में बात करें तो श्याम नारायण पांडे की एक अन्य रचना है तुमुल, रिमझिम, रिमझिम, आरती, जौहर, ये सब इनकी रचना है। श्याम नारायण पांडे की जो कविताएं होती हैं वीर रस प्रधान कविताएं होती हैं साथियों, ठीक है। अगले प्रश्न पे आए कि किसी युक्ति से समर्पित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? किसी युक्ति से समर्पित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? व्यक्तिरेख, व्यक्तिरेख, प्रति वस्तुपमा, दृष्टांत, काव्यलिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों डी, किसी युक्ति से समर्पित की गई बात को काव्यलिंग अलंकार भी कहते हैं। यह अर्थालंकार में आता है। अलंकार दो प्रकार के, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। अर्थालंकार में जबकि व्यक्तिरेख, दृष्टांत, प्रतिवस्तुपमा और फिर काव्यलिंग ये सब अर्थालंकार में आता है। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? महादेव, चक्रपाणी, पशुपति, शंकर। यह प्रश्न सबके सही होंगे। इसका सही उत्तर है चक्रपाणी, क्योंकि चक्रपाणी किसको कहा जाता है? विष्णु भगवान को कहा जाता है दोस्तों। महादेव, पशुपति, शंकर और उमापति, शंभु, भोलेनाथ, त्रिपुरारी, महेश, देवाधिदेव, कैलाशपति, नदनारी, चंद्रमौली, ये सब शिव के पर्यायवाची हैं दोस्तों, ठीक है। अगले हम प्रश्न पे, अगला प्रश्न क्या कहता है कि इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक सही है और सही विकल्प को चुनना है। मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है। तो देखिए पहला है मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है, मंत्री ड्राइवर की कार चलाता है, मंत्री ड्राइवर के लिए कार चलाता है, मंत्री ड्राइवर पर कार चलाता है। इसका सही उत्तर पहला हो जाता है, मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है? स्वरूप बोधक, संकेत बोधक, कारण बोधक, उद्देश्य बोधक। तो साथियों इसका सही उत्तर जो होता है स्वरूप बोधक अव्यय। कारण बोधक वह क्यों भाग गया, जहां कारण का बोध हो, एक मतलब क्योंकि आ जाए, क्यों आ जाए, तो कारण संकेत, किसी चीज को संकेत किया जाता है तो संकेत बोधक, किसी बात का उद्देश्य बताया जाए तो उद्देश्य बोधक, स्वरूप बोधक यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जी चितवत एक बार। इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता हैं बिहारी भूषण घनानंद रसलीन। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहारी। बिहारी की रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। 713 दोहे उसमें 713 दोहे साथियों उसमें हिंदी से रिलेटेड है। भूषण, रसलीन, घनानंद, बिहारी, या तीनों के तीनों रीतिकालीन कवि हैं, ठीक है। अगली आइए, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को, कृत्रिम भाषा। देखिए टकसाली भाषा जो होती है, संस्कृत निष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्व वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वह घूमने जा रही है, वह पढ़ रहा था, मैं बाहर जाऊंगी। साथियों इसका सही उत्तर हो गया कि पूर्व वर्तमान काल पूछा है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वह यह पूर्व वर्तमान, वह घूमने जा रही है, यह तो यह है तात्कालिक वर्तमान। वह पढ़ रहा है था, यह हो गया अपूर्व वर्तमान, मतलब काम जारी है। मैं बाहर जाऊंगी, यह हो गया सामान्य भविष्य काल, ठीक है। 65 प्रश्न हमने देख लिए। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 66,
बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? बिल्ली छत से कूद पड़ी, अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक। मैंने कारक के बारे में विस्तृत रूप से समझाया है पिछली वीडियो में कि जब कोई चीज किसी चीज से दूर होती है और बीच में से लगा होता है तो वह आपादान कारक होती है। छत से बिल्ली दूर हो रही है, कूद पड़ी है, दूर हो रही है, तो यह इसीलिए आपादान कारक होता है। संप्रदान में जहां को के लिए का प्रयोग हो, कर्म में को, अधिकरण में पर प्रयोग होता है, वहां ये होता है। अगले प्रश्न में आइए, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी होती है? तो वह सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम बोध क्रिया, नाम धातु क्रिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा सहायक क्रिया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यह र में लगाना है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है और अंत में है, इसीलिए वर्तमान युग को वैज्ञानिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, 68 नंबर प्रश्न है। इस देखते हैं, इसका सही उत्तर है सी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जो जो मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती है त्यों त्यों मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए तरह तरह के नए उपाय सोचता है, तभी नए नए आविष्कार होते हैं, इसलिए वर्तमान युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। आइए 69 प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है रत्न, मोती, नकल, बचपन। तो आप मेरा या मेरी लगा के, या लगता या लगती लगा के इसको सही कर सकते हैं। तो मेरा बचपन पुल्लिंग शब्द नहीं है। मेरा बचपन यह भी पुल्लिंग है, मेरा मोती या मोती गिर गया यह भी पुल्लिंग है। रत्न यह भी पुल्लिंग है। रत्न गिर गया, ठीक है, रत्न पहन लिया। नकल यह स्त्रीलिंग है दोस्तों। ठीक है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। 70 नंबर पे आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गगन, नभ, अंबर, अवनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा अवनी। अवनी किसका है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है साथियों। वो पृथ्वी का भूमि, अचला, धरा, धरित्री, धरणी, वसुंधरा, वसुधा, उर्वी, मेदनी, मही, प्रहुभी, धरती, जगती, छोजी, क्षिति, वसुमती, ये सारे के सारे अवनी के, भूमि के उदाहरण है साथियों। आइए हम अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है? तीन, तत्तव्य, इनमें से कोई नहीं। या उत्तर प्रदेश, टीजीटी, पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है। DSSB असिस्टेंट प्रोफेसर में यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 प्रत्यय से होता है साथियों। ठीक है, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो साथियों वो इसका जो सही उत्तर है यह होगा अद्भुत अलंकार है। अद्भुत, क्योंकि आश्चर्य की बात की जाती है कि राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। तो देखिए अद्भुत है विकल्प में, हाँ, श्रृंगार रस, अद्भुत, वात्सल्य, शांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अद्भुत। आइए 73 नंबर। धनंजय में समास है। धनंजय में तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी समास, बहुब्रीहि समास। तो धनंजय जब दोनों पद अप्रधान हो और कोई तीसरा अर्थ देता हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो धनंजय एक तीसरा अर्थ देता है
है, इसीलिए इसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में जहां बीच में विग्रह करने पर और कारक चिन्ह लगे होते हैं, कर्मधारे जब वाक्य शब्द के विग्रह करने पर हैजो लगा होता है, और अव्ययी समय पहला भाग उपसर्ग का होता है तो होता है। पवन शब्द में कौन सी संधि है? अयादि संधि, यर संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। तो पवन को अगर हम तोड़ेंगे साथियों, पो धन अन्न, अन्न, इसको पढ़ते वक्त जब हम इसको पढ़ते वक्त अव अव पवन अव का अव आए तो वह अयादि संधि हो जाता है। पवन का सही उत्तर अयादि संधि है। 75, जिसका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा में कौन सा भेद है? संज्ञा को कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। अगर किसी विशेष की बात की, किसी विशेष शहर की बात की जा रही है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। यातु के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? पथिक, कष्ट, काल, हवा, यातना, हिंसा, राक्षस, निशाचर। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा राक्षस, निशाचर। यातु को हम राक्षस, निशाचर कहते हैं। अन्य चीज असुर भी कह सकते हैं, दैत्य भी कर सकते हैं, दानव भी कर सकते हैं, सुरारी सुरारी भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। 77 हो गया। 78 पाइए, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? वाल्मीकि, द्वंद, उज्जवल, यानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों यानी, एकदम शुद्ध है। ठीक है। वाल्मीकि कैसे लिखा जाएगा? वाल्मीकि ऐसे लिखा जाएगा, द्वंद ऐसे लिखा जाता है और उज्जवल ऐसे लिखा जाता है साथियों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से देखें। निम्नलिखित शब्दों में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ का मतलब होता है कि जब दो शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा अर्थ देता है उसको योग रूढ़ कहते हैं। जैसे चक्रपाणी, पाठशाला, उपचार, अभिव्यक्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्रपाणी, क्योंकि यह भगवान विष्णु को कहते हैं। योग रूढ़ में कुछ कुछ बहुव्रीहि समास का रूप भी मिलता है। चक्रपाणी सही उत्तर। पाठशाला 2 शब्द से मिला है, इसको यौगिक शब्द कहते हैं। उपचार यौगिक शब्द, अभिव्यक्ति यौगिक शब्द। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? दशक, लालिमा, पराजय, कारीगर। इसका सही उत्तर हो जाएगा पराजय, पराधन जय, पराजय। ठीक है। तो हमने इस तरीके से 80 प्रश्न को देखा। 80 प्रश्न की मदद से हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को भी जाना, देखा, समझा। आइए दोस्तों, 80 की मदद से हम लगभग 200 से 250 प्रश्नों को भी देख लिए हैं। यह आपके लिए, आपकी पढ़ाई के लिए प्रैक्टिस पेपर बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप प्रैक्टिस पेपर को देखें। हिंदी साहित्य के मैं खंडों को बांट दिया हूं, इसको भी ठीक से देखें। और दोस्तों, हमारे चैनल पढ़ाई पाठशाला से आप जुड़े रहें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भी जोड़ें। ये हमारा एकदम नया प्रयास है कि हम कुछ अच्छा आप लोगों तक लेकर आए, इसीलिए हमारे सपोर्ट के लिए आप सभी हमारे चैनल से जुड़े। टेलीग्राम चैनल जहां पर आपको प्रश्नोत्तरी मिलेगी। जो साथी टीजीटी और पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो प्रत्येक दिन शाम को हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी होती है। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए इसी टेलीग्राम चैनल पे हिंदी व्याकरण के प्रश्न को लेकर आऊंगा साथियों। पढ़ाई पाठशाला हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। साथियों, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े। नमस्कार।